उत्तराखंड में आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा की हो रही शुरुआत। चारधाम यात्रा में भारी तादाद में तीर्थ यात्रियों के उत्तराखंड आने की जताई जा रही संभावना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों और आगामी यात्रा संबंधित तैयारियों का लिया जायजा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे काली मठ मंदिर। सीएम धामी ने मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली की कामना। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार की शाम मां पूजा अर्चना करते आए नजर। सीएम धामी ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में, जहां पर चार धाम यात्रा की शुरुआत होने ही वाली है। 3 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इस बार चार धाम यात्रा में भारी तादाद में तीर्थ यात्रियों के उत्तराखंड आने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश सरकार अपने स्तर से तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने की कवायद में जुटी हुई है। उधर उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने सभी लोगों से ये अपील की है कि वो चारों धामों में आएं और अपने आराध्य देव के दर्शन कर पुण्य का लाभ कमाएं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि भारत के कोने कोने से तीर्थ यात्री उत्तराखंड आते हैं। ऐसे में भारत ही नहीं बल्कि विश्व के हर उस क्षेत्र से, हर उस जगह से भगवान में आस्था रखने वाले लोग चारों धामों में दर्शन करने जरूर आए। यहाँ पर उन्हें हर सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। दरअसल उत्तराखंड में यात्रियों के ठहरने के लिए होम स्टे बनाए गए हैं। होटलों में उनको ठहरने के प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा 1500 टेंट्स की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से इस बार की जा रही है। इसके साथ ही साथ तमाम धर्मशालाएं भी हैं। यात्रा मार्ग पर सभी प्रकार की सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। उधर प्रदेश सरकार इस बार दिव्य और भव्य चारधाम यात्रा के आयोजन की मुहिम में जुटी हुई है। मैं कहूँगा कि ये उत्तराखंड का सौभाग्य है, देवभूमि का सौभाग्य है कि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और प्रदेश ने हर एक तैयारी कर ली है। और मैं तो पूरे विश्व को कहूँगा कि आप आइए और चार धाम यात्रा में जो धार्मिक, टूरिज्म और इसके अलावा जो एडवेंचर, माउंटेनिंग और टूरिज्म का जो लुत्फ है वो उठाए। पूरा जो उत्तराखंड के लोग हैं वो आपको आमंत्रित करते हैं और यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत बारीकी से प्लानिंग किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर 3 से 4 हज़ार होम स्टे हैं और इसके अलावा कुछ एक गांव हैं जो होम स्टे के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो हमको बहुत खुशी होगी कि पूरे भारत से यात्री आए, पूरे संसार से यात्री आए और चार धाम में अपना आस्था और धर्म और अपना टूरिज्म का आनंद। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों इस बीच केदारनाथ धाम पहुंचे और यहां पर मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में पहुंचकर जो निर्माण कार्य चल रहा है और आगामी यात्रा को लेकर तैयारियां जिस तरह से चल रही हैं उसे लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम में पूर्ण हो चुके सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन मंदाकिनी आस्था पथ को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। केदारनाथ परिसर के आसपास हो रहे पहाड़ी शैली में भवनों के निर्माण कार्यों की जानकारी ली और मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए सीएम धामी ने केदार घाटी के निर्माण में अहम योगदान दिया। साथ ही पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा अनुसार प्रवेश द्वार बनाया जाएगा।
साथ ही बरसात के दौरान यात्रियों की सुविधा अनुसार ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा। जावलकर ने कहा कि वर्तमान में केदारनाथ धाम के निर्माण के लिए करीब 700 श्रमिक कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि केदारनाथ घाटी में ब्रह्म कमल वाटर पार्क का निर्माण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ ट्रैक की जानकारी लेते हुए यात्रियों की सुविधा अनुसार विभिन्न जगहों पर ठहरने, पानी और बरसात के दौरान रेन सेंटर के निर्माण कार्यों में गति लाने की भी बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुसार किए जाने की बात दोहराई। से वहाँ पर प्रारंभ हुआ है और क्योंकि बीच में नवंबर के बाद काम बंद हो जाता है और अप्रैल माह में फिर से शुरू हुआ है और ये नवंबर तक फिर से चलेगा। तो इस दौरान चूँकि वहाँ पर जो सामान है, मटेरियल है, निर्माण सामग्री है, वो हमने कहा है कि कोई तत्काल यात्रा शुरू होने से पहले वो निर्माण सामग्री वहाँ पर पहुँचा दी जाए, जिससे कि जब बाद में कोई निर्माण सामग्री की कमी महसूस न हो। इसके साथ साथ जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं, क्योंकि नीचे ध्यान केंद्र बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं। साथ ही साथ आस्था पथ का निर्माण भी काफ़ी हो चुका है। सरस्वती घाट और मंदाकिनी दोनों तरफ से दीवारें बन चुकी हैं और अन्य कुछ काम होने हैं। वहाँ पर सभी काम तेज़ी से चल रहे हैं। वहाँ पर वाटर एटीएम का काम भी चल रहा है, अन्य काम भी चल रहे हैं। तो सभी काम तेज़ी से पूरे करने के हमने निर्देश दिए हैं कि जिससे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर काम हो। साथ ही साथ यात्रा का भी जायजा लिया, क्योंकि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने वाली काफ़ी संख्या यात्रियों की पहले से ही हुई। यहाँ पर जिस प्रकार से वाहनों की जो भी हमारे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कालीमठ मंदिर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने कालीमठ मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही सीएम धामी ने प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार की शाम मां डाट काली मंदिर पहुंचे, जहां डाट काली मंदिर पहुंचकर सीएम धामी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उत्तराखंड में चल रही बिजली कटौती को लेकर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल कुमार यादव का कहना है कि कोरोना काल के 2 साल के बाद अब इंडस्ट्रीज क्षेत्र में 10% बिजली की अधिक मांग बढ़ी है। एमडी यूपीसीएल ने कहा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध से अचानक बढ़ी गर्मी के कारण बिजली की मांग भी बढ़ गई है। इसके साथ ही साथ कोल गैस की किल्लत के कारण भी पर्याप्त बिजली नहीं बन पा रही। बावजूद इसके हम लोग राज्य को पर्याप्त बिजली पहुंचाने में निरंतर प्रयासरत हैं, जिसके लिए हमने केंद्र सरकार से भी दरकार की है, जिसमें हमको कहीं न कहीं सफलता भी मिली है और असम से हमने कुछ यूनिट बिजली प्राप्त की है। साथ ही अनिल कुमार यादव ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर बिजली की किल्लत खत्म हो जाएगी। इस क्राइसिस एक महीने मान के चलिए कि 1 महीने हम मान के चल रहे हैं कि ऐसे ही रहेगा। बरसात अगर हो जाएगी, देखिए हमारी जो आपूर्ति है बहुत कुछ निर्भर करती है कि जल स्तर कितना है। अगर नदियों में जल स्तर ऊपर हो गया या डैम में जल स्तर ज़्यादा अच्छा मिल गया तो जनरेशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। और यही जो हमें आज 600 मेगावाट 550 मेगावाट के करीब मिल पा रहा है, वो 1100-1200 मेगावाट हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस बार जो मानसून एक्सपेक्टेड है कि जून के आसपास, जून के फर्स्ट वीक या कभी भी आएगा, जब मानसून आएगा तो बेहतर स्थिति होगी। लेकिन उससे पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इधर कृषि और किसान कल्याण भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के समस्त लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए 25 अप्रैल से 1 मई 2022 तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत देश भर में 8 दिनों से अधिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को केसीसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पाल ने विकास भवन सभागार में सभी विभागों की बैठक ली।
उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक के लिए रोस्टर निर्धारित करते हुए कैंप लगाने और कैंप में सभी सुविधाओं के साथ संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए। जिले के समस्त बैंकों और समस्त संबंधित विभागों को सभी योजना की जानकारी किसानों तक स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायतों के माध्यम से पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन के लिए उनकी भूमि की रिकॉर्ड सुगमता से उपलब्ध कराने को कहा गया। वहीं डीडीएम नाबार्ड ने बताया कि जिले में 73,744 किसानों में से 64,008 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, जिनमें से अभी तक 32,887 किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है, जबकि 31,131 किसानों का क्रेडिट कार्ड बनाया जाना है। छूटे हुए किसानों को 8 दिनों के भीतर केसीसी बनाने के लिए 25 अप्रैल से सभी ब्लॉकों में कैंप लगाए जाएंगे। प्राथमिकता हमारी ये इस उद्देश्य से चलाई जा रही है। हमारे जिले में लगभग 73,000 कृषक हैं जिनको पीएम सम्मान निधि प्राप्त हो रही है, लेकिन हमारे अभी तक जितने हमने केसीसी लगभग 33,000 को डिसबर्स किए हैं। तो जो हमारा गैप बचा हुआ है, उन गैप को हमें फिल करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कृषकों से अनुरोध करते हैं कि वो आए और अपना केसीसी बनवाएं। इसमें फायदा ये है कि आपको सस्ती दरों पर ऋण मिलता है, 7% की दर पर आपको ऋण मिलता है। अगर आप टाइमली पेमेंट करते हैं तो 3% का उसमें सबवेंशन हो जाता है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%। और उसका सबसे बड़ा फायदा कैंप मोड में इसलिए है क्योंकि एक रोस्टर जारी किया गया है जिसमें प्रत्येक विकास खंड में एक एक जगह कैंप लग रहा है, जहां पर हमारे लाइन डिपार्टमेंट के कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर सभी एंड सारे बैंक्स, ग्रामीण, सहकारी, एसबीआई, सभी बैंक के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहेंगे। एंड हमारे जो लैंड डिपार्टमेंट रेवेन्यू, आपको अपनी खतौनी की नकल लेनी है, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अगर आप वहां पर कैंप में जाते हैं तो आपको देन एंड देयर वहीं पर आपको केसीसी प्राप्त हो जाएगा। तो इससे मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप जाएं और अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। कोविड-19 के ओमिक्रॉन एक्सी वेरिएंट को लेकर कई राज्यों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि कोविड की चौथी लहर में सबसे ज्यादा असर बच्चों में देखने को मिल सकता है और इसे ही लेकर नैनीताल स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें छात्रों को मास्क के साथ साथ साफ सफाई और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान देने को कहा गया है। कोविड के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद कई राज्यों में स्कूल की पढ़ाई को छोड़ कई गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। उधर ऐसे में ओमिक्रॉन एक्सी के वेरिएंट को लेकर नैनीताल स्वास्थ्य विभाग भी गंभीर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही साथ स्कूलों में बच्चों को मास्क, साफ सफाई और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं ताकि नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। अपर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रश्मिकांत ने कहा कि नए वेरिएंट के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सचेत है। टेस्टिंग बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। ब्लॉक स्तर पर टेस्टिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है। स्कूलों में साफ सफाई के साथ साथ बच्चों के मास्क और सैनिटाइजर को लेकर निर्देश दिया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि इस बीमारी से किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, केवल बचाव ही इस बीमारी का विकल्प है। इसके अलावा बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। बुजुर्गों को घर घर जाकर बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। अपर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए सभी तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। जल्द ही बैठक पर कुछ और दिशा निर्देश बैठक के दौरान दिए जाएंगे। हाँ, इसमें मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। सारी तैयारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। आज ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा भी मीटिंग रखी गई है, तो उसमें सब फिर से सारे स्कूल्स को और सारे जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जैसे हमारे पूरे जिले के जो 8 ब्लॉक्स हैं उनको आज दिशा निर्देश दिए जाएंगे। स्कूल से बच्चे जा रहे हैं, लेकिन हाँ कि मास्क पहन, पूरी कोशिश करें मास्क पहन के जाएं, हाथ साफ रखें, सैनिटाइज करें और एक सामाजिक दूरी है जो है वो मेंटेन रखें। घर जब आ रहे हैं स्कूल से तो भी एक हाथ साफ रखना, अपने कपड़े साफ रखना, क्योंकि ये परिवार को ही हमें सतर्कता रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम स्कूल तो बंद नहीं कर सकते हैं या कोई लॉकडाउन, अब कर्फ्यू बार बार तो नहीं रखा जा सकता। हमें धीरे धीरे इसके साथ इनकी जो वायरस की जो एक लाइफ साइकिल जिस तरह उसको समझना पड़ेगा और अपने आप को सतर्क रखना पड़ेगा। टेस्टिंग्स भी हम बढ़ा रहे हैं और प्रति दिवस हमारे जो मिनी स्टेडियम है या बेस हॉस्पिटल है वहाँ टेस्टिंग की जा रही है और ब्लॉक लेवल पे भी की जा रही है।
इधर बद्रीनाथ धाम में चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऊर्जा निगम की ओर से बद्रीनाथ धाम में बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है। इसके बाद भगवान बद्रीनाथ मंदिर बिजली की लाइटों से जगमगा गया। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने कहा कि यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। बद्रीनाथ धाम में बिजली की सप्लाई सुचारू कर दी गई है, जिससे धाम अब रोशनी से जगमगाने लगा है। धाम में पेयजल, संचार, बैंकिंग सहित कई अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी कार्य इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खोले जाएंगे। इसे लेकर धाम में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी रंग रोगन के साथ साथ अन्य कामों में जुटे हुए हैं। इसके अलावा धाम में बिजली पानी की सप्लाई सुचारू करने और साफ सफाई सहित अन्य काम किए जा रहे हैं। ऊर्जा निगम की ओर से धाम में बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है। धाम में होने वाले कामों की लगातार निगरानी की जा रही है। उधर जोशीमठ के विद्युत उपखंड अधिकारी वीके जैन ने कहा कि धाम में बिजली व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। कुछ जगह पर कुछ काम शेष है, जिनको 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। होटल सहित अन्य व्यवसायी जैसे जैसे धाम पहुंच रहे हैं, उनको बिजली कनेक्शन आवंटित किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चार धाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए 3 दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। सरकार का प्रयास है कि यात्रा सुगमता से हो। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि यात्रा के लिए लगातार काम चल रहा है। सड़कों के बार-बार अवरुद्ध होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि यात्रा सुगमता और बिना किसी परेशानी के सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और इसके साथ ही साथ 3 बैठकें भी मुख्यमंत्री इस बाबत ले चुके हैं। विभागों को निर्देश दिया गया है कि जैसे भी मार्ग में कहीं थोड़ी भी रुकावट होगी, तत्काल उसको खोलने की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान एकदम यात्रियों की संख्या बढ़ने पर यात्रियों को ऋषिकेश और अन्य पड़ावों पर ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी उपलब्ध जल्द ही कराई जाएगी। बात हल्द्वानी की करते हैं, जहां कालाढूंगी रोड के जेल रोड चौराहा स्थित जीके कलर लैब में देर रात भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि देर रात दुकान बंद करने के बाद दुकानदारों के मालिक जब घर पहुंच रहे थे, तब रात करीब 12 बजे दुकान में आग लग गई। आग लगते ही दुकान में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान धू-धू कर जलने लगा। आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दिया गया। पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे। साथ ही दमकल विभाग और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से करीब 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस और अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया और पुलिस जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बहादुराबाद सलेमपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से लगातार शिकायतें मिल रही थी। कुछ मेडिकलों पर प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की जा रही थी, कुछ केमिस्ट शॉप्स पर, और यहाँ पर बिना लाइसेंस प्रैक्टिस भी हो रही थी। इसलिए यहाँ विजिट किया गया है। अनीता भारती ने बताया कि सलेमपुर स्थित क्लिनिक पर विजिट के दौरान डॉक्टर विजयपाल और एबीएस डिग्री का बोर्ड लगाया हुआ था। साथ में 3 बेड लगाकर मरीजों का इलाज भी किया जा रहा था। इसलिए जब तक वो अपने दस्तावेज सीएमओ ऑफिस में सबमिट नहीं कराएंगे, तब तक के लिए क्लिनिक को बंद कर दिया गया है। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि रूटीन चेकिंग के दौरान बहादुराबाद स्थित रॉ मटेरियल की कंपनियों पर भी विजिट किया गया, जहां एक कंपनी के द्वारा रॉ मटेरियल सेल किया जाता है। उपरोक्त कंपनी में स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था न होने पर कंपनी को हाल फिलहाल बंद करा दिया गया है। वहीं मेडिकल संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर किसी मेडिकल पर प्रतिबंधित दवाइयां बिक्री की गई तो उसके मेडिकल के लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। आज मेरे द्वारा सलेमपुर और बहादुराबाद का औचक निरीक्षण किया गया, जहाँ पर शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों द्वारा दवाइयाँ भी बेची जा रही है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस की जा रही है। इसी के चलते ही सलेमपुर पे एक क्लिनिक पर मेरे द्वारा विजिट किया गया, जहाँ पर शिकायत मुझे मिली थी। और क्लिनिक पर पाया गया है कि उसके द्वारा डॉक्टर विजयपाल एबीएस का उसके द्वारा बोर्ड लगाया गया है। और ये एबीएस उसका कहना है कि ये एक आयुर्वेदिक जो है मेरी डिग्री है,
परंतु उसके द्वारा वहाँ पर 3 बेड लगाए गए थे और वहाँ पर उसके द्वारा जो है प्रैक्टिस की जा रही है। अब इस बात की पुष्टि जो है किसी डॉक्टर द्वारा ही की जा सकती है CMO कार्यालय में कि क्या इस जो है डिग्री वाले को क्लिनिक चलाने का संचालन करने का औचित्य है कि नहीं है। केदारनाथ में हेली सेवा भी शुरू हो गई है। दरअसल केदारनाथ धाम के लिए 9 एविएशन कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा का संचालन किया जाएगा। वहीं हेली सेवा के संचालन में सुरक्षा मानकों का जायजा लेने के लिए जल्द ही DGCA के विशेषज्ञों की टीम उत्तराखंड आएगी। टीम की ओर से गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा। DGCA की अनुमति के बाद ही हेली सेवा संचालित की जाएगी। केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 मई को खुल रहे हैं। 1 माह पहले ही 6 से 20 मई तक हेली सेवा की बुकिंग फुल हो चुकी है। लगभग 3500 टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग हुई है, जिसमें 15,000 यात्री हेली सेवा से केदारनाथ पहुंचेंगे। हेली सेवा संचालन के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA से कुछ अनुमति लेनी बाकी है, जिसके बाद ही एविएशन कंपनियों को हेली सेवा संचालन की अनुमति दी जाएगी। केदारनाथ धाम के लिए 9 एविएशन कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा का संचालन किया जाएगा। इधर उधम सिंह नगर के किच्छा में पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पार कर रही वृद्ध महिला को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त लगी कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घटना के बाद कार चालक कार सहित मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई है। घटना की जानकारी से परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतका के परिजनों ने थाना पुलिस से घटना की जांच और आरोपी कार चालक को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। वहीं पुलभट्टा थाना पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। इधर उधम सिंह नगर के किच्छा में NDRF की टीम ने स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत छात्राओं को दैवीय आपदाओं से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया। इस दौरान दैवीय आपदा के दौरान अपने बचाव के साथ साथ अन्य लोगों को भी मुसीबत के दौरान बचाने का प्रशिक्षण दिया गया। किच्छा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में NDRF की टीम ने छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। NDRF बटालियन के प्रवीण कुमार ओझा के नेतृत्व में टीम ने कई छात्राओं को रस्सी के सहारे तीसरी मंजिल से उतरने के साथ ही अन्य तरह की तमाम जानकारियां देकर प्रशिक्षित किया। अधिकारियों ने बताया कि NDRF के नेतृत्व में चलाया जा रहा अभियान 8 मई तक सभी स्कूलों में चलाया जाएगा। 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दैवीय आपदा के समय प्राथमिक उपचार के साथ साथ भूकंप, बाढ़, आग से बचाव सहित आपदा संबंधित विषयों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर स्कूली छात्राओं में खासा उत्साह नजर आया। हमारे स्कूल में आई है, तो उन्होंने हमें अलग अलग विषयों में अलग अलग आपदाओं से निपटने की प्रशिक्षण दिया है। जैसे अगर किसी की कट लग जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। अभी हमने एक एडवेंचर किया है, हमें 2 मंजिला से नीचे उतारा गया है और ये बहुत अच्छा लगा। ये एक नया एक्सपीरियंस है। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत आता है और हम लोग जो है NDRF की 15 NDRF नई बटालियन जो है इस डिस्ट्रिक्ट में खोली गई है, जो कि स्पेशली इस स्टेट के लिए है। और इस डिस्ट्रिक्ट में फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज चलाया जा रहा है, जो कि पिछले 20 अप्रैल को शुरू हुआ है और 8 मई तक चलेगा। इसी फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज के तहत हर स्कूलों में जो कि चिन्हित किए गए हैं वहां जा करके स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, इनको डिजास्टर के बारे में जानकारी दी जा रही है। और इसमें जैसे कि फ्लड आता है, फ्लड में किस तरह फाइटिंग करनी है, अपने आप को बचाना है, किस तरह से जो है फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करना है, अगर फायर लगता है तो उसमें कैसे रिएक्ट करना है, अर्थक्वेक अगर आता है, भूकंप आता है, अगर आपको घर में, आपके समाज में, आपके गांव में, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने आप को बचाना है।
इधर उत्तराखंड के लक्सर रुड़की मार्ग पर मंगलवार को भीषण हादसा हो गया। एसडीएम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एसडीएम के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीएम संगीता कनौजिया की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत में एसडीएम को रुड़की के विनय विशाल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सिर और जबड़े में चोट लगी है। सूचना मिलते ही डीएम हरिद्वार, एसएसपी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की समेत तमाम आला अधिकारी अस्पताल पहुंचकर उनकी तबीयत की जानकारी ले रहे हैं। चिकित्सक एसडीएम संगीता कनौजिया को जरूरी उपचार दे रहे हैं। उन्हें जल्द ही हायर सेंटर रेफर करने की तैयारी है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी हरिद्वार से घटना की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में वाहन चालक की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने एसडीएम लक्सर संगीता कनौजिया के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। आगे बढ़ते हैं, बात लाल कुआं की कर लेते हैं। कुछ दिन पहले एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद परिजनों और मृतक महिला के भाई ने ससुराल वालों पर ही आरोप लगाया था। वहीं अब महिला की मौत के बाद परिजनों ने थाने में मामले की जांच और न्याय के लिए थाने में गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने मृतक महिला के पति आनंद गुप्ता और उसके घर वालों ने मिलकर मीना गुप्ता की हत्या की है, ऐसा आरोप लगाया है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। इधर श्रीनगर विधानसभा के राठ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सियोली में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं इस हादसे में वाहन में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन सियोली से डोबरी बारात को वापस लेकर जा रहा था और सियोली के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के दौरान एक ने दम तोड़ दिया। अब सभी 5 घायलों को जिला अस्पताल पौड़ी रेफर कर दिया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। पैठानी के पास में सियोली नाम की जगह के पास में एक मैक्स गाड़ी का दुर्घटना हुआ है। उसमें मौके पर 5 लोग का मृत्यु हो गया था। सभी मृतकों को जो है वहाँ से पैठानी अस्पताल में फिर लाया गया और जो घायल थे उनमें से 6 व्यक्ति जो है पाबो में आए थे। 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का महिला का पाबो अस्पताल में भी मृत्यु हो गई। बाकी सभी घायलों को अभी यहाँ पे पौड़ी में जिला अस्पताल में लाया गया है। सभी की हालत अभी स्थिर है और सभी घायलों का इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। 1-2 पेशेंट ऐसे हैं जिनको अभी हेड इंजरी है, तो उनको श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया जा रहा है। उनकी हालत भी अभी कंट्रोल में, नियंत्रण में है। वो भी उनके पैरामीटर भी सब नियंत्रित हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी घायल से। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।